नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल AIPGT MD UPSC MO में। और दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं MD और MS आयुर्वेद के बारे में। ये क्या है और इसका क्या स्कोप है और कैसे इसमें एडमिशन होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि MD और MS आयुर्वेद ये एक BA में जो होता है, हमारी स्नातक की उपाधि होती है। उसके बाद ये स्नातकोत्तर की उपाधि होती है, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है MD और MS आयुर्वेदा। और ये जो है कि लगभग 3 साल का कोर्स होता है आयुर्वेद में। और इसके लिए एक एडमिशन के लिए अगर इसमें बात किया जाए तो पूरे देश में एक एंट्रेंस पेपर होता है। इसका नाम है ऑल इंडिया आयुष PG एंट्रेंस टेस्ट, AIAPGT नाम है उसका। तो उस टेस्ट के माध्यम से एक मेरिट बनती है और उसकी काउंसलिंग होती है। और ये जो काउंसलिंग होती है ये आपकी हर साल लगभग दिसंबर या नवंबर दिसंबर के समय में ये काउंसलिंग हो जाया करती है। तो इस काउंसलिंग में आपका जो है जितने भी कॉलेज हैं ऑल इंडिया के, उनमें एक तो काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटे की, जो कि सेंट्रल काउंसलिंग जिसको कहा जाता है। और एक होती है आपकी स्टेट काउंसलिंग, तो वो आपके स्टेट वाइज अलग अलग होती है हर राज्य में अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो आप या ये PGT दे करके आप MD और MS आयुर्वेद में एडमिशन पा सकते हैं। MD और MS आयुर्वेदा में अगर देखा जाए तो जो उत्कृष्ट संस्थान हैं वो कौन कौन से हैं। तो उत्कृष्ट संस्थान जो हैं वह आपके सबसे सर्वप्रथम है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली। और दूसरा है आपका IPGTRA इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। और ये जो है जामनगर में है, IPGTRA जामनगर। और तीसरे स्थान पे है NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जो कि जयपुर में है। और फिर उसके बाद है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें कि आयुर्वेद की PG होती है और ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसके माध्यम से भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। और ये उत्कृष्ट संस्थान है आयुर्वेद के। और इनकी भी जो काउंसलिंग है वो भी ऑल इंडिया कोटे के थ्रू होती है, सेंट्रल काउंसलिंग। और इसमें भी आप सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू आप अगर आपके नंबर अच्छे हैं, मार्क्स अच्छे हैं, तो आप इसमें भी एडमिशन, इन उत्कृष्ट संस्थानों में एडमिशन पा सकते हैं। और MD IMS आयुर्वेद की बहुत सारी शाखाएं हैं, जिनमें क्लिनिकल जो मुख्य हैं वो है MD आयुर्वेद काय चिकित्सा, और आपका MD कौमारभृत्य, साथ ही साथ MD इन स्त्री इन प्रसूति रोग। और इसके साथ ही साथ आपका जो है MS भी होता है, जो कि सर्जरी के लिए होता है। इसमें मुख्य है MS शल्य, जो कि जनरल सर्जरी के लिए माना जाता है, बेहतरीन ब्रांच है। और इसके साथ ही साथ MS सालाक, जिसमें कि ENT और ऑप्थेल्मोलॉजी का भी का जो है ब्रांच होता है एक तरीके से। और इसके अलावा जो है आपका विभिन्न प्रकार की नॉन क्लिनिकल सीट्स भी होती हैं इसके लिए। और नॉन क्लिनिकल सीट्स में भी विभिन्न प्रकार के हैं MD, जैसे कि आपका रोग निदान और विकृति विज्ञान, और MD द्रवगुण विज्ञान, MD रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना, और साथ ही साथ MD इन रचना शरीर, क्रिया शरीर, और संहिता एवं संस्कृत विभाग में भी होता है MD। तो MD के विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिनकी मांग होती है, जो महत्वपूर्ण है, वो आपके जैसे कि MD काया चिकित्सा, और साथ ही साथ एक और है MD पंचकर्म। इसकी भी डिमांड, ये जो कि नया आया है MD पंचकर्म, लेकिन इसकी डिमांड बहुत अधिक है। तो आप MD काया चिकित्सा में एडमिशन पा सकते हैं अच्छे अंक प्राप्त करके इसमें। और MD काया चिकित्सा, MD पंचकर्म, और MD शल्य और MD शाला, MS शल्य और MS शाला के। तो और साथ ही साथ MD इन कौमारभृत्य और MD इन प्रसूति रोग एवं स्त्री विज्ञान। तो इस प्रकार से आप जो है
एडमिशन पा सकते हैं। और एमडी और एमएस करने के बाद आप के अवसर क्या हैं, तो आप एक अच्छे किसी भी अच्छे संस्थान में आप सहायक आचार्य अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी आप आवेदन डाल सकते हैं। आप उसके एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। और साथ ही साथ यदि कहीं भी किसी भी स्टेट में पोस्ट आती है चिकित्सा अधिकारी की, तो आप एमओ के लिए भी आप एलिजिबल होते ही हैं। साथ ही साथ आपके पास एक एडवांटेज होती है, क्योंकि जब सिलेक्शन किया जाता है तो एमडी को प्रेफरेंस दिया जाता है, तो प्रेफरेंशियल एलिजिबिलिटी होती है एमडी और एमएस आयुर्वेद। और इससे आपका जो अनुभव है वो बढ़ता है। क्लिनिकल अगर आप एमडी और एमएस करते हैं क्लिनिकल सब्जेक्ट से, तो आपका जो अगर आप अच्छे संस्थान से कर रहे हैं जैसे कि अय्या से, एनआईए और जामनगर या बीएचयू से करते हैं, तो आपको एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है, एक अच्छा आपको तजुर्बा मिलता है, अनुभव मिलता है। और इस अनुभव का इस्तेमाल करके आप आगे कहीं भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी अच्छी कर सकते हैं। और प्राइवेट प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप फिर सीनियर रेजिडेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं उसी विभाग में, या दूसरे किसी भी संस्थान में आप सीनियर रेजिडेंट बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 3 वर्ष की अवधि का होता है। और बात की जाए कि इसमें वेतनमान की, स्टाइपेंड की, तो स्टाइपेंड इसका बहुत ही अच्छा होता है। विभिन्न प्रकार के कॉलेज हैं जो कि बहुत ही अच्छे वेतन देते हैं, जैसे कि आपका जो अय्या है और जामनगर है, यहाँ पे आपकी लगभग 50 to 60,000 रुपीज़ इसकी स्टाइपेंड है। और जामनगर एनआईए में भी 50,000 और बीएचयू में भी इसकी लगभग 80,000 के करीब जो है इसकी स्टाइपेंड बनती है। तो ये जो है आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि आपको स्टेबिलिटी भी देता है, जिससे आप फाइनेंशियल तौर पे आप एक अच्छा आपको फंड आपको बनाने में आप सक्षम हो जाते हैं, जिससे कि आप अपने बचाए हुए जो भी धनराशि है उससे आप अपनी प्रैक्टिस भी चला सकते हैं, भविष्य में क्लिनिक भी खोल सकते हैं। तो इतने सारे एडवांटेज के साथ एमडी और एमएस आयुर्वेद में आप जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो सीट्स हैं वो भी लगातार बढ़ाई जा रही हैं। लगभग 500 सीट्स हैं जो कि ऑल इंडिया कोटे के थ्रू भी भरी जाती हैं। और इसके साथ ही साथ हर स्टेट में लगभग 100 से 150 सीटें तक होती हैं हर स्टेट में पीजी के लिए। तो आपको हम यही आपके लिए जो है सलाह करेंगे कि आप जो है बीएमएस करने के बाद एमडी एमएस में दाखिला अवश्य लें। इसके लिए जो प्रवेश परीक्षा AIPGT उसकी तैयारी करें और अच्छे अंक प्राप्त करके एमडी एमएस आयुर्वेद में प्रवेश पाएँ। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिसमें कि हम लगातार आने वाली वीडियोज़ में आपको AIPGT से ज़रूरी जो भी जानकारी है वो आपको साझा करते रहेंगे। और जो भी आपकी परेशानी हो या कोई भी समस्या हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में करके लिख कर भेज सकते हैं, जिससे कि हम आने वाली वीडियोज़ में उन सवालों का जिक्र करेंगे, उन जो भी समस्याएं हैं आपकी उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।